हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आर्क हिस्टोरिया में आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की, जो है नेचर ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास की प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब स्वभाव कैसा दिखता है। क्या वो आ, विज्ञान है, क्या वो कला है, क्या वो दर्शन है। इनमें से आपको क्या लगता है इतिहास क्या हो सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये साइंटिफिक है, कि हमें इसको साइंटिफिकली हम इसको प्रूवन कर सकते हैं। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से नरेशन होता है, जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक आर्ट के रूप में समझा जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल, पहले हम यूटोपियन वर्ल्ड बनाते हैं। जैसे जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू फिलोसॉफी, दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो आइए एक एक करके हम समझेंगे कि किस विचारक ने इस बारे में अपने विचार बताए हैं और समझाया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या विज्ञान के रूप में है। हिस्ट्री एज ए साइंस, इतिहास एक विज्ञान के रूप में। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री अप्रोचेस हैं, मतलब खासतौर से जो आधुनिक हिस्टोरियंस हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये इसमें जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो इसको विज्ञान के करीब खड़ा करते हैं। जैसे अगर आप जेबी ब्यूरी की बात करेंगे, वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज ए साइंस, नो लेस एंड नो मोर। अब ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना आप, क्योंकि ये सेम टू सेम पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किस ने दिया था कि विज्ञान, इतिहास एक विज्ञान है, न उससे कम है न उससे अधिक है। ये जेबी ब्यूरी ने कहा था। तो आपको बस इतना याद रखना है। लियोपोल्ड वॉन रोंके, इसको हम साइंटिफिक हिस्टोरियन के रूप में भी हम मानते हैं। तो वो तथ्यों के ऊपर बात करते हैं, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। और उन्होंने कहा था, जिसको साइंटिफिक हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं, उसका जनक भी इनको माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक इतिहासकार को सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, उसको कोई बिना, उसको उसी तरह से इतिहास लिखना चाहिए जैसा कि हुआ। अब हुआ कैसे पता चलेगा? वो हमें तथ्यों से पता चलेगा। तो जहां पर तथ्यों की बात होती है, जहां पे फैक्ट की बात होती है, ये विज्ञान का गुण माना गया है। और एक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात की है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात उन्होंने की है। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी समाज जो है, समाज में एक संघर्ष चलता है। पहले व्यक्ति प्रिमिटिव सोसाइटी में रहता है, यानी एक आदिम समाज में रहता है, जैसे वन मानुष के जैसा, है ना। तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। फिर कुछ लोग उसको इकट्ठा करके फिर वो कौन सी आदिम समाज से सामंतवादी यानी फ्यूडल सोसाइटी में वो चला जाता है, सामंत व्यवस्था में जाता है। सामंत व्यवस्था से ये फिर पूंजीवादी व्यवस्था में आता है। पूंजीवादी व्यवस्था से ये किस में आता है? फिर ये साम्यवाद में आता है। साम्यवाद में आता है। और साम्यवाद जब कंप्लीट होता है, तब वो वापस आदिम समाज की तरफ। तो ये सबसे ज्यादा जो समानता होती है, वो या तो आदिम समाज में रहती है या साम्यवाद में रहती है, ये कार्ल मार्क्स बताते हैं। बट उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी इनको एक साइंटिफिक अप्रोच के हिस्टोरियन या इस रूप में माना जाता है। अब हम इसके पक्ष में अगर हम बात करें कि भाई क्या इतिहास सच में विज्ञान है कि नहीं है, तो इसके फेवर में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो वैज्ञानिक मेथड यूज होते हैं, वो इतिहास लेखन में हम काम करते हैं। जैसे हमारे पास में हम प्राइमरी सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, फिर हम उसका रिव्यू करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, और ये भी चेक करते हैं कि वो जो सोर्सेस हमें मिलते हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं। जैसे मान लो कि कुछ प्रोटो हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री की बात है, तो वहाँ पर हम कार्बन डेटिंग, जिसको हम C14 की बात करते हैं, है ना, कार्बन 14 की जो पद्धति है, जिसके आधार पे, या जैसे इपिग्राफी है, तो जो स्क्रिप्ट हमें मिली है, उस आधार पे हम उसको एनालाइज करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक गुण है।
तो पहला जो पक्ष में तर्क है वो ये है। दूसरा है कि हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम सच्चाई को जानें, हम सत्य को पहचानें, सर्च फॉर ट्रुथ। कि केवल स्टोरी लिख देना, एक कहानी लिख देना इतिहास का गुण नहीं है। वो तो स्टोरी तो आपको बहुत सारी चीजों में भी मिल जाएगी, है ना? तो इतिहासकार का वो गुण नहीं है, क्योंकि जब उसको वो तथ्यों के आधार पे उस तरह से जब वो वास्तविकता क्या है उसको खोजने की कोशिश करता है, तो ये भी एक वैज्ञानिक गुण है। और तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये विज्ञान का सबसे बड़ा गुण माना गया है कि कार्य कारण का संबंध कैसा है, कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। जैसे मान लो कि आपने एक व्यक्ति को एक थप्पड़ मारा, तो हो सकता है आपको एक थप्पड़ और मिले, तो क्योंकि वो उस कार्य, मतलब उस वापस जो आपको थप्पड़ मिला उसका कारण ये है क्योंकि पहले आपने थप्पड़ मारा था। अब ये कोई और एग्जांपल से भी मैं समझा सकता था। तो दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, कि वो अचानक नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे। तो जब हम उस कारण की बात करते हैं कि भाई, तो ये कोज एंड इफेक्ट की थ्योरी है जिसको हम आगे चल के कोजेशन में पढ़ेंगे। कोजेशन का मतलब ही होता है कारणवाद। तो ये वैज्ञानिक गुण है इसका। तो ये तीन जो आर्गुमेंट हमने दिए हैं, ये बहुत स्ट्रांगली इसको विज्ञान के संदर्भ में खड़ा करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं विपक्ष में, इसके अगेंस्ट में भी तो आर्ग्यूमेंट हम दे सकते हैं कि हिस्ट्री एज ए साइंस नहीं माना जा सकता है। कैसे? कि साइंस में अगर मैंने कहा कि भाई ये वाटर नहीं है, तो आपने बोला कि भाई ये देखिए हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का एक कण और ऑक्सीजन के दो कण मिलकर के ये देखिए H2O मिलकर के वाटर बन गया। आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो, वापस भी इसको आप वो कर सकते हैं। तो ये एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं है किसी भी तरह का। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बैटल ऑफ पानीपत को एक्सप्लेन किया, तो क्या हम दोबारा सेम वैसी घटना तो नहीं बना सकते हैं? अब उसको अपने अपने हिसाब से हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो ये साइंटिफिक नहीं हुआ ना, उसमें तो बहुत सारा अपने अपने तरीके से लोग लिखते हैं। दूसरा है नो यूनिवर्सल लॉ। जो विज्ञान जो काम करता है वो सामान्यतया यूनिवर्सल लॉ के आधार पे काम करता है। जैसे मतलब गणित विज्ञान के ज्यादा करीब है। जैसे 2+2 ये 4 होंगे। अब ये भारत में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, ब्रिटेन में भी होंगे, आपका कोई भी देश में चले जाओ, जगत के कोई भी कोने में चले जाओ, 2+2 4 ही होना है, क्योंकि ये सार्वभौमिक नियम है ना? तो अब इसमें इतिहास में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्रेविटी का नियम जैसा भारत में काम करता है वैसा अमेरिका में भी काम करेगा, इंग्लैंड में भी काम करेगा, वैसा दुनिया के बाकी जगहों पर भी काम करेगा। और जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी कोई देश बना नहीं है, तो वहां पे भी काम करेगा। पूरी धरती पे काम करेगा, जहाँ 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 पे धरती है वहां वहां पे ग्रेविटी का नियम काम करेगा। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन के इम्पैक्ट की बात करते हैं, यानी मानव जो स्वभाव है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। अब हर व्यक्ति का ह्यूमन बिहेवियर अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो जो विद्रोह हुआ, कुछ लोग उसको क्रांति मानते हैं, कुछ लोग उसको विद्रोह मानते हैं। अब ये हर व्यक्ति के विचार के ऊपर निर्भर करता है कि जैसा उसका अध्ययन रहा, जैसा देश काल परिस्थिति और कल्चर के आधार पे उसको लगता है कि भाई ये चीज ठीक है, तो वैसा वो बात करता है ना? तो जैसे सामान्यतः लोग धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, तो ठीक है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आधारित है। हो सकता है कि कुछ लोग जो धर्म निंदा है, ईश निंदा है, उससे बचना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। सो अब उसमें इंसानी स्वभाव यानी ह्यूमन जो बिहेवियर होता है वो शामिल हो जाता है। तो उसी तरह से इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ह्यूमन बिहेवियर शामिल माना जाता है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा देश की कुछ ऐसी बात है जिसको इतिहास माना जाना चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्टेंट जो सोसाइटी है
वो उसको इतना क्रूर बना सकता है, इसलिए वो उसको इतिहास के चैप्टर से हटा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि लेक ऑफ ऑब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, अनबायसनेस होना संभव नहीं है, खास तौर से इतिहास जैसे विषय में। जबकि हम विज्ञान में तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी रखते हैं, है ना। और वो पूरी तरह से संभव है क्योंकि वो लैब में काम कर सकता है आदमी, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि इतिहासकार खुद किसी समाज का हिस्सा है, किसी विचारधारा का हिस्सा है, किसी जाति से, किसी राष्ट्र से, एक उसका सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहता है। हो सकता है वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन रहता जरूर है। तो इसलिए इतिहास एक विज्ञान है या नहीं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि क्या इतिहास कला है? अगर विज्ञान नहीं है तो फिर आर्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले कि कि कला का जो संबंध होता है वो हमारी जो सिंपैथी रहती है, जैसे संवेदना, है ना। ये सम और वेदना से मिलकर के बनता है ना। तो भाषा, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और आनंद, आनंद, इनसे संबंधित जो एस्पेक्ट है उसको हम कला कहते हैं। अब वो अलग अलग स्वरूप में है, जैसे हम 64 कलाओं की बात करते हैं, अलग अलग कलाओं की बात करते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भाई इतिहास कला के रूप में है? तो जीएम ट्रेवलियन जो है, यानी जॉर्ज मैकाले ट्रेवलियन जो हैं, वो ऐसा मानते हैं कि इसको केवल फैक्ट की एक कलेक्शन मात्र नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको एक लिटरेरी फॉर्म में खूबसूरती से अगर नहीं लिखा जाएगा तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, चाहे कैसे भी हिस्टोरिकल इवेंट हो। तो इसको जितना हो सके ये सारी चीजों के साथ में लिखो कि उससे व्यक्तियों के संवेदना पे असर पड़े, भाषा पे भी असर पड़े, अभिव्यक्ति पे भी असर पड़े और आनंद पे भी असर पड़े, ताकि वो इतनी तो ये तो पूरे कला के गुण जो हैं इसमें आ गए। तो इसलिए उन्होंने जी एम ट्रेवलियन यानी जॉर्ज मैकाले ट्रेवलियन ने ऐसा कहा। उसके बाद जी डी ड्रॉयसन ने ये कहा कि जो इंट्यूशन होता है, अंतर्ज्ञान होता है, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो मैं किसी को बता नहीं सकता, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो ये चीज को भी इस स्वरूप में जब हम हिस्टोरिकल कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं तो उस समय में हमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम कला के स्वरूप में बोलेंगे। तो अब इसके पक्ष में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि हर हिस्टोरियन अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखता है। क्यों? क्योंकि नरेशन का तरीका अलग है। एक कोई स्टोरी है, आप अपने मित्र को बताते हैं और उसका कोई और मित्र भी सेम उसी स्टोरी को उसे बताता है, तो वो दोनों का नरेशन अलग अलग हो सकता है। किसी के पास में नरेशन का शैली शायद बहुत अट्रैक्टिव हो, किसी का है कि हाँ ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि भाई आज कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया और मैंने इस विषय पे बोला। दूसरा कोई व्यक्ति ने बोला कि हाँ मैंने आज डिबेट कंपटीशन हुआ और इतना शानदार डिबेट कंपटीशन हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसमें मैंने इन इन तथ्यों को रखा और मेरे अगेंस्ट में इन इन लोगों ने बोला। तो ये दोनों नरेशन में अंतर आ गया कि किस तरह से नरेशन किया जा रहा है, किस तरह की स्टाइल में यानी शैली में किया जा रहा है। तो ये केवल डाटा के आधार पर नहीं है, किस एक कंटिन्यूटी के साथ में, रीडेबल और अट्रैक्शन के साथ में इसको बताया गया है। तो ये भी का आर्ट का फॉर्म माना गया है। ये इसका पहला तर्क है। दूसरा तर्क है यूज ऑफ इमेजिनेशन, की कल्पना का प्रयोग हुआ है। कि पहले कोई हमने जैसे हमने हाइपोथेसिस क्रिएट की और उसके ऊपर फिर हमने लिखना शुरू किया। तो उसी तरह से ही इतिहासकार जो होता है वो पहले तो हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। तो सिक्कों पे या अभिलेख पे कुछ कुछ हिस्से हमें मिलते हैं, पूरी कहानी तो हमें मिलती नहीं है। तो जहां पर भी गैप मिलता है वहां पर हमें इमेजिनेशन का उपयोग करना पड़ता है। तो तीसरा है कि ह्यूमनिस्टिक जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो मानवतावादी विषय होते हैं, जैसे इंसान के इमोशंस हैं, उसके स्ट्रगल हैं, उसकी आर्ट हैं, उसकी आर्किटेक्चर हैं, कल्चर हैं, उसका जब अध्ययन हम करते हैं तो वो सभी कला के दायरे में आती है।
जैसे आप देखेंगे कि जो बहुत सारे केव पेंटिंग्स हैं वो हमें मिलती हैं दुनिया भर में। उस काल में जिस तरह की पेंटिंग्स, जैसे मान लो कि भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो उस समय के लोगों के भाव क्या थे, किस तरह की चीजों के साथ में वो जी रहे थे, वो उन्होंने उन पेंटिंग्स में बताया। अब बाद में हम जैसे बाघ की गुफाएं देखते हैं, जो कि हालांकि ये एक बुद्धिस्ट जो पेंटिंग है जिसमें कलर का शानदार उपयोग हुआ है। तो ये भी एक आर्ट का फॉर्म हुआ ना। तो ये विज्ञान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि ये कला के दायरे में आती हैं। अब हम इसके विपक्ष में बात करते हैं कि अगर हम कह दें कि भाई ये तो कला है, तो ये तो फिर हाइपोथेटिक हो गया, फिर हिस्ट्री कहाँ हुआ इसमें। कि अगर इतिहास को पूरी तरह से हम कला मान लेते हैं तथ्यों को छोड़कर, तो फिर साहित्यकार, उपन्यास, नोवेलिस्ट बन जाएगा, है ना। तो वैसे तो हम कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ, और जबकि उनको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हिस्टोरियन की कितनी ऐसी किताबें हैं जो आपने इतिहास की पढ़ी हो, और कितनी ऐसी साहित्य की किताबें उसको ज्यादा आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि आर्ट के प्रति तो ज्यादा लगाव रहता है ना लोगों का। और दूसरी हम बात करें कि व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी, हर व्यक्ति जो है कला को अपने अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है, यानी उसमें एक सब्जेक्टिविटी जो होती हैं वो बहुत ही पर्सनल होती है, बहुत ही इंडिविजुअल होती है। तो अगर इतिहास को पूरी तरह से कला मान लिया जाए, तो व्यक्ति अपनी पसंद के हिसाब से जो चीज इतिहास में उसको अच्छी नहीं लगती है वो उसको खत्म कर देगा, जो अच्छी लगती है उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बताएगा। अब हम बात करेंगे कि इतिहास एक दर्शन के रूप में, हिस्ट्री एज ए फिलॉसफी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूमन जो माइंड है, जो खासतौर से जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसके पीछे टाइम के साथ में जो इवेंट्स हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उसके पर्पस, क्योंकि आप क्यों पढ़ेंगे कोई भी चीज को, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप 1857 के रिवोल्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप देश की स्वतंत्रता के संघर्ष को क्यों पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे कोई उद्देश्य है ना। जब हम पर्पस की बात करेंगे वहां पे हमें दर्शन को उपस्थित करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इनमें वो हैं GWF हीगल। तो हीगल एक बहुत, क्योंकि ये मार्क्स से भी पहले हुए हैं, और बहुत सारे विचारकों का ऐसा मानना है कि मार्क्स ने ज्यादातर जो विचारों की चोरी की है वो हीगल से की है। अब इसमें कितनी सत्यता है वो तो आप पता लगाइए, लेकिन हाँ, हीगल का ऐसा कहना है कि हमें एक वर्ल्ड स्पिरिट यानी एक विश्व आत्मा के रूप में एक जो चेतना है उसकी प्रगति की यात्रा के रूप में हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, जो एक लीनियर वे में, मतलब लीनियर प्रोग्रेशन में इस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक रेखीय स्वरूप में, है ना। तो हमारा जैसे ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है वो पहले यहाँ तक था। अब देखिए, या इसके तुलना में ये भाग थोड़ा ऊपर है ना। तो अगर मैं इसको स्केल के रूप में बनाऊं, जैसे मान लो ये एक स्केल हो गई, है ना। तो हीगल का कहना है ये इस तरह से ऊपर बढ़ रही है ना। तो ये हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये जितनी जितनी ऊपर बढ़ती जाएगी, ये देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे ज्यादा बड़ी होती जा रही है ना लाइन। तो बोला कि पूरी विश्व की जो चेतना है वो ऊपर प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ती हैं। वो हमें दर्शन से पता चलती है, और पूरे इतिहास को जब हम इसी तरह से देखते हैं, तब मतलब तो इसमें ये हमें समझ में आता है कि पूरी हिस्ट्री को ही एक हम ह्यूमन वर्ल्ड स्पिरिट के रूप में देखें, है ना। जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों का आईक्यू बना लिया जाए, है ना। उनकी एज के हिसाब से मान लेते हैं कि 100 का एवरेज आईक्यू 70 है, तो ठीक है, 70 इज ओके। अगर ये आईक्यू 50 हो जाए, तो हो सकता है कि उसमें से 5 लोग ऐसे हों जिनके पास में 200 का आईक्यू हो। तो ये इसका मतलब है बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में तो 50 से भी कम है, मतलब 20 के आसपास में भी होगा। तो ये कॉन्शियसनेस का, ये मैंने आईक्यू की बात की है, अब इसमें ईक्यू हो सकता है और भी एस्पेक्ट में।
तो हीगल ऐसा कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जो चेतना है, जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ही हमें पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी दुनिया के सिद्धांत को इतिहास के रूप में इसी तरह से हमें देखना चाहिए। तो ये पूरी तरह से फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री काइंड ऑफ थॉट को दिखाता है। अब दूसरी बात है, आरजी कोलिंगवुड हैं, जिन्होंने उनका एक बहुत फेमस किताब है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। वैसे तो नॉट ने ये किताब लिखी थी उनके लेक्चर्स का कंपाइलेशन के फॉर्म में, क्योंकि उस समय तक आरजी कोलिंगवुड बीमार पड़ गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में ये पब्लिश हुई थी किताब। तो उन्होंने ये कहा था कि ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट, है ना। तो आइडिया ऑफ हिस्ट्री में ये किताब मैंने पढ़ी भी है। तो वैसे तो ये काफी समझने में काफी कठिन लगती है, ऐसा लगता है जार्गन ऑफ वोकेबलरी जैसा लगता है। तो बट फिर भी इन्होंने बहुत सारी जैसे उन्होंने यूनानी ट्रेडिशन को बताया, लैटिन ट्रेडिशन को बताया, अरबिक ट्रेडिशन को, और इस तरह से अलग अलग फॉर्म में बताया। तो उनका ऐसा कहना है कि पूरा जो इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो ये पूरा जो एस्पेक्ट है वो किस में आएगा, ये दर्शन में आएगा। कि जब तक किसी राजा या क्रांतिकारी के दिमाग में क्या चल रहा है, इस विचार को नहीं समझेंगे, तब तक हम इतिहास की उस घटना को भी नहीं समझ सकते। अब हम इनके फेवर में बात करें कि भाई पहला एस्पेक्ट ये है कि इंटरप्रेटिव नेचर है इतिहास का, कि व्याख्या नक जो प्रकृति है इतिहास की, वो ये बताता है कि जैसे इतिहासकार केवल ये नहीं बताता है कि एक्स राजा ने एक्स युद्ध को जीता, जबकि वो ये भी बताता है कि इस युद्ध के कारण ये रहे थे और उसके कारण से बाद में क्या क्या परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन, दार्शनिक, सांस्कृतिक, और उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो फिलोसॉफिकल ही ज्यादा वे में समझ में आते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स, कि उसके पैटर्न्स को समझना, कि दर्शन की तरह हम जब इतिहास को देखते हैं, समझते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि लगभग इतिहास एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे मान लो कि सत्ता का संघर्ष, सत्ता का संघर्ष ये हमेशा से चलता है। सत्ता का संघर्ष आदिम समाज से लगा करके अभी भी चल रहा है, और ये निरंतर चलता रहता है। इसके फॉर्म और स्वरूप बदलते रहते हैं। तो ये कौन सी थ्योरी है, ये दार्शनिक थ्योरी है। अब हम बात करते हैं इसके विपक्ष में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम दर्शन की बात करेंगे तो वो तो एकदम अमूर्त, जिसको हम अनटेंजिबल फॉर्मेट बोल सकते हैं, कि भाई दर्शन में तो ऐसा हुआ कि भाई उस सत्य को खोजा जाए जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। उन चीजों को देखा जाए जिनको भौतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से नहीं देखा जा सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये एक चक्र है, तो आपने बोला ये ठीक है, ये चक्र है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये चक्र है? तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पे बना हुआ है। तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो वर्चुअल रियलिटी। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी क्या है? फिर आप बोलेंगे नहीं, वर्चुअल रियलिटी ये। उसके बाद में जहां पर भी विचार की जो शक्ति हैं वो खत्म हो जाती हैं, जो कि होती ही नहीं है कभी, मतलब वो चलती रहती हैं, वो सब दर्शन के स्वरूप में आती हैं। दर्शन का एक जो बेसिक जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी भी चीज को भौतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से तर्क के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है, वो दर्शन है। ठीक है। जैसे अगर आप कोई वैज्ञानिक चीज को लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी व्यक्ति ने बोला भगवान है, भगवान है। अब है का मतलब क्या हो गया कि अब आपको वैज्ञानिक तथ्य पे उसको कसना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से दार्शनिक बात है। भगवान है ये भी नहीं सिद्ध किया जा सकता है, भगवान नहीं है ये भी नहीं सिद्ध किया जा सकता है। तो ये दोनों ही दार्शनिक तत्व हैं। इसको अगर वैज्ञानिक तरीके से जो देख रहा है वो स्वयं ही गलत जगह पे चीजों को ढूंढ रहा है। तो ये डिस्कशन अगर 1000 साल तक भी चले तब भी इसको सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दार्शनिक एस्पेक्ट है। तो कुछ लोग पूरा अपना जीवन भी जो है इन्हीं सब चीजों में खोजने में लगा देते हैं। कुछ लोग वीडियो पे या पॉडकास्ट, आजकल एक नई बीमारी आ गई है, तो वो सब देखने में अपना बहुत सारा समय गवा देते हैं, है ना। तो आई होप आप ऐसी टाइमिंग नहीं खराब कर रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ रहे होंगे अच्छे से। चलिए, तो हम बात करते हैं टेलियोलॉजिकल रिस्क, यानी एक पर्टिकुलर पर्पस होता है हर किसी अ, इतिहास का।
जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक इवेंट को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि भाई एक कोई किरदार है इतिहास का, आपने बोला ये एक्स इवेंट हुआ, फिर वाई हुआ, फिर जेड हुआ, फिर पता चला कि डी इवेंट हो गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि परिस्थितियां पता नहीं चलती है, इतिहास में आकस्मिकताएं चलती रहती है। जैसे मान लो कि कोई एक चुनाव पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, तो आपने बोला कि भाई ये पार्टी सत्ता में आएगी, पता चला ही नहीं, अचानक लोगों का मन बदला और उन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो सरकार बन गई। तो ये अ, आकस्मिकताएं जो हैं ये इतिहास में होती हैं, जो कि दर्शन में संभव नहीं है। दर्शन में हमें एक लीनियर वे में ही आगे बढ़ना होगा। तो अब हम इंटीग्रेटेड व्यू भी समझ लेते हैं कि क्या भाई, इसको क्या समझा जाए कि हिस्ट्री इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड फिलोसफी। क्योंकि हमने तो साइंस से भी कुछ चीजें प्राप्त की है, आर्ट से भी की है, फिलोसफी से भी की है। तो इट इज ए मेथड ऑफ साइंटिफिक कि जब हम डाटा को जुटाते हैं, सोर्स चेक करते हैं, तब तो वो साइंस है, तब तो वहां पे तो हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन जो है वो एक आर्ट के फॉर्म में है, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखे, लैंग्वेज उसकी क्लियर हो, या उस पर्पज से लिखे जाए जो भी उसके पाठक हों। अब तीसरा है इट्स इंटरप्रिटेशन, है ना? वो फिलोसॉफिकल है कि भाई कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर है उसके पीछे, तो वो दर्शन अवश्य है। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं। अगर आप इसका आंसर भी लिख रहे हैं बड़े फॉर्मेट में, तब भी आप इसको जरूर कहिए कि हाँ, इसको हमें कॉम्बिनेशन कहना ज्यादा अनुकूल लगता है। तो इस तरह से ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।